हुआ चुआदी बठिंडी में जो एरिया में जो ज़मीनें खाली हुई हैं बिना डिमार्केशन के खाली हुई और खाली बोर्ड लगाया गया। कुछ अफसर ऐसे भी आए जिन्होंने मेरे उससे कंप्लेंट बोर्ड लगा दिया और 10-15-20 दिन के बाद वो बोर्ड हट गए। तो मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि ऐसा भी हुआ हाँ है। हाँ, ऐसा भी हुआ है। प्रॉपर इसकी डिमार्केशन होनी चाहिए। डिमार्केशन करके आप इतना मैन पावर तो है ही है, उसको डिमार्केशन करके उसको वायर की जाए, फेंसिंग की जाए ताकि दोबारा जो है अपना इंक्रोचमेंट ना हो। अब अगर आप बोर्ड लगा दोगे 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, महीने के बाद, वो तो इंक्रोचमेंट होनी है जब तक सरकार की तरफ से की जाए। लेकिन पैसा जो उसका लेना है वो उन लैंड ग्रैबरों से लिया जाए जिसने वो कॉलोनी बनाई है। डीलर से लिया जाए। हाँ, वो उनसे पैसा लिया जाए क्योंकि उन्होंने पैसा वसूला है। बिल्कुल। तो वो पैसा उनसे लिया जाए, बजाय अगर मैं तो कहता हूँ उसको पैसे ना दिया जाए, रेगुलाइज किया जाए। उन लोगों का कोई कसूर नहीं है जो वहाँ से उठ के आया, रिश्वत मिलिटेंसी हुई कश्मीर में तो लोग यहाँ आके बसे, तो उनका क्या कसूर था? उन्होंने को एमरजेंसी में ज़मीन चाहिए थी, किसी ने 5 मरले, किसी ने 10 मरले, जा कनाल ले ली। तो वो लैंड ग्रैबर, उसको लैंड ग्रैबर कहना ये गलत है। मैं उस चीज़ के फेवर में नहीं। हाँ, जिसने कॉलोनी बनाई, यहाँ गवर्नमेंट को पता है, जो रेवेन्यू के जो तहसीलदार नायब तहसीलदार अपने जो हैं, इनको सबको पता है किसने बनाई है कॉलोनी। जो कॉलोनाइजर थे उनको आइडेंटिफाई करो, बजाय पब्लिक को तंग करने के। कॉलोनाइजर जितने भी हैं जिन्होंने ये कॉलोनियाँ बनाई हैं, जिन्होंने एरिया डेवलप किया है, यहाँ नहीं, मैं ये सुन्ना बठिंडी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बलवाल में चले जाओ, आगे चले जाओ, कश्मीर में चलो, कश्मीर में। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद सदीक पोसवाल साहब, जो एक आरटीआई लगा कर जो है सरकार को जगाने की कोशिश जो है हमेशा से करते आए हैं। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सदीक पोसवाल साहब को नहीं जानता होगा। और काफ़ी बार जो है इनके जो आरटीआई के रूप में इन्होंने जो जानकारियाँ ली, जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो एक आंखें खोलने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें भी खुली। ज़मीनें जो हैं वो इंक्रोचमेंट जो लैंड ग्रैबर्स के द्वारा की गई थी वहाँ पे स्टेट लैंड्स के बोर्ड भी लगे। हालांकि 6 महीने या 2 महीने 3 महीने के बाद वो बोर्ड गुम हो जाया करते थे। लेकिन अब जब सरकार की आंखें खुली हैं और सरकार जो है लैंड ग्रैबर्स के ख़िलाफ़, इंक्रोचर्स के ख़िलाफ़ जो है सख्त रवैया जो है वो अपना रही है, और पॉलिटिशियंस भी जो लैंड ग्रैबिंग किए हुए हैं या इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ बातचीत करेंगे मोहम्मद सदीक पोसवाल साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। शुक्रिया। सदीक साहब, लगातार आप इस मुहिम में थे कि ये जो इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, सरकारी ज़मीनों पे जो कब्ज़े किए जा रहे हैं, बहुत सारे आपके काम पे जो एक्शन भी हुए देखने को मिले, क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये 9 जनवरी के बाद का जो ये ऑर्डर निकला है और इंक्रोचमेंट्स हटाई जा रही हैं, बहुत सारी ज़मीन जो है सरकार ने वापस रिकवर भी कर ली है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोशिश मैं तो तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि जब स्टेट लैंड का मसला मैंने उठाया था, शायद यहाँ किसी को स्टेट लैंड का पता भी नहीं था कि यहाँ इतने मतलब इतनी तादाद में स्टेट लैंड यहाँ पे मौजूद है और अक्रोच हो चुकी है। तो जब मैं बोलता था, जैसे आपने पिछले साल ही देखा होगा, मैंने कुछ 2 मसले उठाए, उल्टा इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू वालों ने मेरे ऊपर FIR लगवा के मुझे अंदर करवा दिया। मैंने 33 दिन अंदर काटे बिना किसी कसूर के। हालांकि मैं नहीं कहता हूँ, जो मैं तो लॉ पे पूरा विश्वास करता हूँ, तो आगे भी करता रहूँगा। तो जो हुआ हमारे साथ तो गलत हुआ, लेकिन अब ये जो सरकार कर रही है, मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा कर रही है। लेकिन कुछ लोग क्या, काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके दिलों में डर है, खौफ है कि क्या होगा हमारे साथ। मुझे भी काफ़ी, जब से ये थोड़ी मुहिम तेज़ हुई है, मुझे काफ़ी फ़ोन आए, को कहता है कि हमारा घर बचेगा, जो हमारा घर बचेगा। मैं जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिलती है, मैं उनको ये कहता हूँ कि आपके घरों को कोई छेड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उस आर्डर का मिसयूज़ हो रहा है अभी भी? हाँ, मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ ऐसे हो रहा है जैसे कश्मीर में आप देख लो, कहीं गांव में देख लो, किसी का कोई घर है छोटा छोटा, वो तोड़े जा रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। ना ही मेरी मुहिम ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ है। मेरी जो मुहिम थी वो लैंड ग्रैबर के ख़िलाफ़ थी, पहले भी थी, आज भी है। लेकिन इस मुहिम को एक कुछ लैंड ग्रैबर जो हैं वो उसको गलत डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, वो गलत है। डिपार्टमेंट वो नहीं होना चाहिए। मिली भगत से डिपार्टमेंट को, हाँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को या हायर अथॉरिटी को चाहिए एक ऑर्डर ऐसा लाए जिससे, जैसे मैंने अलजी साहब का अभी थोड़े कल परसों से सुन रहे हैं, हम मीडिया में सुन रहे हैं कि रेगुलाइज किया जाएगा। लेकिन उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस ऑर्डर का बहुत मिसयूज़ हो रहा है। एक्शन भी हो रहा है, बहुत अच्छा एक्शन हो रहा है। मैं तो कहता हूँ पिछली सरकारों की ये नालायकी रही है जो इतनी तादाद में जो लैंड ग्रैबिंग हुई। नहीं तो ऐसे कोई उठ के लैंड ग्रैबिंग नहीं कर सकता। जब तक
आप अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो उनके जो लोअर लेवल के जो हाई लेवल के आदमी इन्वॉल्व ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं था। और जो मिनिस्टर रहे उस टाइम के, ये उनकी सबकी मिलीभगत थी। इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि सरकार कोई तो आया जिसने ये कदम उठाया। पहले लोग कहते थे कि जी देखो जी लैंड ग्रैब भी होगी, सरकार कर नहीं कुछ कर नहीं रही है। अब जब सरकार करने पे आई है, सरकार को देखो टाइम तो लगेगा, ये कोई वो तो है नहीं है कि एक दिन हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन इसमें गलत भी हो रहा है। आज जैसे मैंने देखा हुआ कि प्रोटेस्ट हो रहा है जहाँ अपना सुनवा और बठिंडी में, जो लोग निकले हैं उन लोगों को भड़काया जा रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सरकार उन लोगों के घर गिराएगी। अगर उन लोगों के घर गिरेंगे, मैं भी उनके साथ खड़ा रहूँगा। उस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि क्लियर करना चाहिए कि ये छोटे छोटे लोग जिन्होंने किसी का 5 मरले में 10 मरले में मकान है या छोटी दुकान है, वो अपना गुजारा कर रहा है, उनको ना छेड़ा जाए। यहाँ मेरे पास लाइन है कि आज तक किसी भी रेवेन्यू वाले ने किसी हायर अथॉरिटी ने मुझे नहीं पूछा कि आप हमें बताइए आपके पास क्या डिटेल है। हालांकि मैं डिटेल सारी ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप उन पे ही कार्रवाई कर दें तो मैं कहता हूँ सारी पब्लिक आपके साथ खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। कोई सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा, ना ही कोई लड़ना चाहता है। सिद्दीक साहब, ये जो ऑर्डर निकला है 9 जनवरी को, इसके बाद से मतलब जिस तरह से आपने कहा कि किसी ने भी आपसे जो है या किसी डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी ने आपसे संपर्क नहीं किया या आपसे बात नहीं की। अगर डिपार्टमेंट आपसे बात करता है, आपसे संपर्क करता है, कितनी जानकारी है आपके पास, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, कितनी एक ज़मीन जो है सरकार रिकवर कर सकती है जिससे आम जनता को या किसी गरीब को उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए बहुत सारी डिटेल है मेरे, और तकरीबन ऑलमोस्ट डिटेल जो है मैं वो सरकार को दे चुका हूँ। आप डीसी को पूछें, डिपकाओं को पूछें, हायर ऊपर जहाँ भी आप पूछें, जो जो कंसर्न अथॉरिटी थी मैंने उनको इन्फॉर्म किया हुआ है। उनके ऑफिस में वो फाइलें पड़ी हुई हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हुई आज तक। मेरे ख्याल में अभी तक तो हुई नहीं। अगर कुछ हुई है, क्योंकि ये बताते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जो नीचे वाला स्टाफ है ऊपर वाले स्टाफ को फैक्ट नहीं बताता है कि हमने क्या किया है, तो मिसगाइड किया जाता है। मेरे बारे में मिसगाइड किया जा रहा है। हायर अथॉरिटी को ये ब्लैकमेल करता है, ने ऐसे किया। और जब हमारे ऊपर एफआईआर लगी, मेरी जो वेरिफिकेशन हुई इसी को लेकर हुई। हालांकि वो एफआईआर थी लट्ठा मसाबी के लिए। लट्ठा मसाबी का हमें कुछ नहीं किसी ने पूछा, बस मेरा अकाउंट्स वगैरह चेक किए गए, क्या मेरा सोर्स था, ये था, बस यही पूछा गया। जबकि जो लट्ठा मसाबी जो है वो आम आदमी मेरे घर में या किसी के घर में नहीं मिलती। वो जो एफआईआर हुई थी वो भी सरासर गलत थी, लोगों को प्रेशराइज करने के लिए थी, ताकि और मेरे जैसे बंदे को इसलिए अंदर डाल दिया कि ये बोल लेना। एफआईआर तो मौजूदा डिपार्टमेंट के अधिकारियों पे लगनी चाहिए ना, जिनके दौरान वो बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। और मैंने ये उस वक्त भी उनको यही कहा। मैंने कहा ये लोग कसूरवार हैं। आज तक उन लोगों को किसी ने पूछा नहीं है। ये लोग कसूरवार थे, वो आज भी फ्री घूम रहे हैं। वही लोग लिस्टें बना रहे हैं। वो आप मुझे नहीं लगता वो लिस्ट सही बनाएंगे। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके वहाँ पे मकान बने हुए हैं। तो कोई जो फैक्ट है वो सामने नहीं ला रहा है। तो जब मैं कहता हूँ जितनी नॉलेज मुझे इस एरिया की है शायद ही किसी को होगी, तो ना ही ये जो लोग इन्वॉल्व है ये लोग क्यों बताएंगे हायर अथॉरिटी को, क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व हैं। और लोगों को बेचारों को गुमराह करके प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी का गरीब का मकान गिरेगा मैं उसके खिलाफ हूँ। तो सिद्दीक साहब, ये जो शुरुआत की गई है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चलाई जा रही है, इसमें मकानों से शुरुआत क्यों की जा रही है? अगर हम सुजमा बठिंडी की ही बात करेंगे, पहले ही नोटिस जो दिए जा रहे हैं वो कमर्शियल बिल्डिंग्स से क्यों? पहले ज़मीनें अगर खाली पड़ी हुई हैं, बहुत सारी ज़मीनें जो इलीगल तौर तरीके से लोगों ने इंक्रोच की हैं, पहले ज़मीनें क्यों नहीं रिकवर की जा रही? खाली प्लाट्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, उनको क्यों नहीं रिकवर किया जा रहा है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत सारी ज़मीन अभी खाली पड़ी हुई है। मैं तो कहता हूँ जो खाली पड़ी है सबसे पहले वही कवर करनी चाहिए थी। लोगों में पैनिक भी नहीं फैलता? नहीं, जो भी मकान बने हुए हैं देखो, वो तो सेकंड टर्म की बात है कि उसका क्या करना चाहिए, उसको भी रेगुलाइज करना चाहिए। जैसे देखो, आप किसी को आप इतना 2-4 घर तो है नहीं है, एक पूरा गांव है, तो उसको जाना अच्छा नहीं है। इससे रेवेन्यू आएगा, पहले की तरह नहीं है जैसे रोशनी में हुआ। रोशनी का भी अच्छा था, लेकिन उसको मिसयूज़ हुआ। और मिसयूज़ किसने किया? जो हायर अथॉरिटी वाले थे, जो उस वक्त मिनिस्टर थे, उन्होंने यूज़ किया। और जो आम बंदा था, जैसे अगर किसी ने 5-10 मरले रोशनी में भी करवाई है, तो आज वो भी फेस कर रहा है। बिल्कुल। तो उसमें आम आदमी का तो कोई कसूर है नहीं है। अब जैसे यहाँ आप देखो, मैक्सिमम जो सुनवा बठिंडी में लोग आए हुए हैं, ये कोई श्रीनगर से आया, डोडा, पुंछ और जोरी से आए हुए हैं। इन लोगों ने बेचारों ने, किसी ने 5 मरले ख़रीदा, 10 मरले पैसे दे के ख़रीदा। ये कब्जा करने वाले लोग नहीं हैं। कब्जा करने वाले चंद लोग हैं जो आज इस मुहिम को चला रहे हैं, जो इसको प्रोवोक कर रहे हैं। वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी लोग को जो जिन्होंने जितना मकान बना अच्छा,
और जो गरीब लोग वहाँ के बठिंडी सुरमा के हैं, आज भी आप बीच में जाओ जाके देखो, आज भी उनके मकान कच्चे हैं, बिल्कुल उनके पास उतनी ही ज़मीनें हैं। जो लोग बाहर से आके वहाँ आके कब्जा कर करके लोगों को बचाया, वहाँ से पैसा कमाया, उन लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कोई गिराना है तो पहले सबसे पहले उन पर कार्रवाई। उनको काफ़ी ज़मीनें जो खाली पड़ी हुई हैं, मैं कहता हूँ वो कवर कर लो, बजाय इसके कि जो लोग बचे हुए, जो 5 मरले में 10 मरले में एक छोटी दुकान बना के बैठा हुआ है, उसको छेड़ने के बजाय यहाँ पे बड़े बड़े कम्प्लेक्स, बड़ी खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं। सिद्दीक साहब, क्या सरकार के पास ये जानकारी नहीं है कि कितने प्रॉपर्टी डीलर हैं, कितने सरकारी ज़मीनें जो हैं वो सरकार की ज़मीनें इंक्रोचमेंट या खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं? सरकार के पास प्रॉपर जानकारी नहीं है इसकी? देखिए, आपने ये सवाल ही बड़ा अच्छा किया, क्योंकि 370 टूटने के बाद मैक्सिमम जो IAS अफसर हैं वो बाहर से आए हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। क्योंकि जो नीचे वाला स्टाफ है उनको जहाँ जो जो रिपोर्ट दे रहा है वो उसी पे काम कर रहे हैं, तो सारी की सारी रिपोर्ट फैक्ट पे नहीं है, ये भी मैं दावे कह सकता हूँ। क्योंकि वो गलत नहीं, वो सही नहीं बताते हैं उनको कि नीचे का फैक्ट क्या है। वो उनको जो जैसी रिपोर्ट वहाँ जाती है उसी पे वो कार्रवाई करते हैं। हालांकि पता तो सबको है, जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, जो रेवेन्यू में रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रेवेन्यू वाले सारे ही करप्ट हैं, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वजह से ही ये सारा करप्शन का जो बना हुआ है। क्योंकि इसी में ही करप्शन का पैसा लगता है और इसी में करप्शन होती है। ये भी कोई भी आप कोई इनकार नहीं कर सकता इससे, और सबको पता है। बिल्कुल। तो सिद्दीक साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से सरकार के द्वारा जब से ये ऑर्डर निकाला गया है, लोग सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कल भी सुनने में ये आ रहा था कि कुछ लोगों की बात हुई है एलजी साहब के साथ, और एलजी साहब जो है मान चुके हैं कि 15-20 मरले तक का जिसका मकान है या ज़मीन दुकान है कुछ है, उनको जो है नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन जब तक नहीं छेड़ा जाएगा, जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक ग्राउंड पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट कैसे होगी? क्योंकि जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं कि तहसीलदार जा रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, आम लोगों की तोड़-फोड़ कर रहे हैं, और वो जब तक उनके पास ऑर्डर नहीं होगा, वो वर्बल ऑर्डर को तो मानेंगे नहीं। बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि वो तहसीलदारों को एक टारगेट दे दिया गया हुआ, वो अपना टारगेट पूरा करने में लगे हैं। बिल्कुल। टारगेट जो 31 जनवरी तक था, वो मैंने पहले ही कहा था कि 31 जनवरी तक ये टारगेट पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ इंक्रोचमेंट है, थोड़ी नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन टारगेट पूरा करने के चक्कर में ये क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो लोग बोल नहीं सकते हैं, रसूखदार जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं जाता। यहाँ पे एक बड़ा हाई लेवल का पॉलिटिशियन था, सीनियर पॉलिटिशियन था, कैमरे पे आके उसने झूठ बोला कि मेरे पास सरकारी ज़मीन नहीं है, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा अगर मेरे पास हुई। मैं आज भी ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि उसके पास स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख है। बाकी ये आम लोगों पे उठाना, इनका ना, ये तो खाना पूर्ति वाली बात हो गई है। बिल्कुल। जी। सिद्दीक साहब, अगर बात करें हम, जो कार्रवाई जो है आम लोगों के खिलाफ या लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ, इनक्रोचर के खिलाफ भी हो रही है कश्मीर में या जम्मू में, जो भी नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, तोड़फोड़ भी की जा रही है, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी जिनके दौरान ये इंक्रोचमेंट्स हुई हैं? उनको भी क्या सलाखों के पीछे नहीं डाला जाना चाहिए? उनसे भी क्या हिसाब नहीं लेना चाहिए कि आपने अगर तनख्वाहें ली हर महीने, किस बात की ली? बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी कहा, इंक्रोचमेंट बगैर उनकी मिली वक्त के नहीं हो सकती है, और वो लोग इन्वॉल्व हैं, और उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही फैक्ट जो है सामने नहीं आ रहा। वो ना हायर अथॉरिटी को फैक्ट बताते हैं। हालांकि जो लोग इसके खिलाफ बोलते भी हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, तो मेरे खिलाफ भी हायर अथॉरिटी को गलत ब्रीफ किया जाता है। जब भी कोई नया अफसर आता है, उसको पहले ही मेरे खिलाफ गलत बता दिया जाता है, जी ऐसे कंप्लेंट करता है, ये ब्लैकमेल करता है। तो वो लोग भी, जो हायर अथॉरिटी वाले, वो सोचते हैं शायद ये हमारे जो नीचे वाले बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, तो फैक्ट सामने आता नहीं है। जो मेरी कंप्लेंट में देखे, मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको। आज गवर्नमेंट खाली करवा रही है, लेकिन यहाँ इस एरिया में जो खाली हुआ, चुआदी बठिंडी में जो एरिया में जो ज़मीनें खाली हुई हैं, बिना डिमार्केशन के खाली हुई है, और खाली बोर्ड लगाया गया। कुछ अफसर ऐसे भी आए जिन्होंने मेरे उससे कंप्लेंट में बोर्ड लगा दिया, और 10-15-20 दिन के बाद वो बोर्ड हट गए। तो मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि ऐसा भी हुआ हाँ है। हाँ, ऐसा भी हुआ है। प्रॉपर इसकी डिमार्केशन होनी चाहिए। डिमार्केशन करके आप, इतना मैन पावर तो है ही है, उसको डिमार्केशन करके उसको वायर की जाए, फेंसिंग की जाए, ताकि दोबारा जो है अपना इंक्रोचमेंट ना हो। अब अगर आप बोर्ड लगा दोगे 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, महीने के बाद, वो तो इंक्रोचमेंट होनी है। जब तक सरकार की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई या कोई ऐसा प्लान नहीं तैयार किया जाएगा कि इसको प्रोटेक्ट आगे भी करना है, खाली जगह खाली करवा के छोड़ना नहीं है, तो इस पर ये भी एक करप्शन का रास्ता बन गया है।
तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये अगर अगर कोई ज़मीन आप खाली करवा रहे हो, जैसे कहीं कहीं जहाँ बोर्ड लगे हैं जहाँ, वो खाली दिखाने के लिए, वो पैसा लेने के लिए, डिमार्केशन प्रॉपर कुछ नहीं है। आज भी अगर डिमार्केशन प्रॉपर की जाएगी तो पता चल जाएगा किसके पास कितनी ज़मीन है, दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको लगता है कि सरकार की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है और कहा जा रहा है अखबारों में, इंटरव्यूज़ में कि इतने हज़ार कनाल ज़मीन जो है वो रिट्रीव हो गई है, तो ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए जी, ये 2-3 दिन से मैं अचानक ही देख रहा हूँ कि पहले जिस दिन 15 कनाल, 20 कनाल, 100 कनाल ज़मीन खाली होती थी तो दूसरे दिन सरकार अपना डीसी का एक नोट आ जाता था। आज इकट्ठा ही आ रहा है, जैसे 1 लाख हो गई, 50,000 हो गई, तो मुझे कुछ ये समझ नहीं आया कि अचानक से ये इतना फिगर कैसे आ गया। तो ग्राउंड लेवल पे दिखना भी चाहिए ना। एक सिर्फ एक खानापुर्जी कर रहे हैं क्योंकि इनको टारगेट दिया गया है, अफसर भी काम कर रहे हैं, हमने खानापुर्जी करके हमने एक टारगेट देना है सरकार को, हाँ जी हमने इतना खाली कर दिया, तो लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत काम है। कैसे सब चीज़ें सही हो सकती हैं, गरीब मार भी ना हो? जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि लोग डोडा, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, कश्मीर से यहाँ पे आए, मिलिटेंसी में 90s के बाद ही ज़्यादा जम्मू में जो लोग आए, वो गरीब मार भी ना हो। और राजौरी, पुंछ में भी अगर कोई लोग बसे हुए हैं, वो भी सदियों से बसे हुए हैं। डोडा, भद्रवाह में भी अगर कोई स्टेट लैंड्स पे है, फॉरेस्ट में है, वो भी सदियों से बसे हुए हैं, बाप दादाओं के होते हुए वो आ रहे हैं, वो भी ना हो। और इंक्रोचर्स से, लैंड ग्रैबर्स से, प्रॉपर्टी डीलर्स से पूरा हिसाब भी लिया जाए, कैसे संभव है, कैसे ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आप खास खास कॉलोनियाँ ले लो, जिसने वो कॉलोनी बनाई है, मैं तो कहता हूँ कि रेगुलाइज की जाए, लेकिन पैसा जो उसका लेना है वो उन लैंड ग्रैबरों से लिया जाए जिसने वो कॉलोनी बनाई है। डीलर से लिया जाए। हाँ, वो उनसे पैसा लिया जाए क्योंकि उन्होंने पैसा वसूला है, बिल्कुल। तो वो पैसा उनसे लिया जाए। बजाय, अगर मैं तो कहता हूँ उसको पैसे ना दिया जाए, रेगुलाइज किया जाए। उन लोगों का कोई कसूर नहीं है जो वहाँ से उठ के आया, जिस वक्त मिलिटेंसी हुई कश्मीर में तो लोग यहाँ आके बसे, तो उनका क्या कसूर था? उन्होंने को इमरजेंसी में ज़मीन चाहिए थी, किसी ने 5 मरले, किसी ने 10 मरले, जाकर नाल ले ली, बिल्कुल। तो वो लैंड ग्रैबर, उसको लैंड ग्रैबर कहना ये गलत है। मैं उस चीज़ के फेवर में नहीं। हाँ, जिसने कॉलोनी बनाई, यहाँ गवर्नमेंट को पता है, जो रेवेन्यू के जो तहसीलदार नायब तहसीलदार अपने जो हैं, इनको सबको पता है किसने बनाई है कॉलोनी। जो कॉलोनाइजर थे उनको आइडेंटिफाई करो, बजाय पब्लिक को तंग करने के। कॉलोनाइजर जितने भी हैं जिन्होंने ये कॉलोनियाँ बनाई हैं, जिन्होंने एरिया डेवलप किया है, यहाँ नहीं, मैं ये सुन्ना बटिंडी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बलवाल में चले जाओ, आगे चले जाओ, कश्मीर में चलो, कश्मीर में काफ़ी कॉलोनियाँ बनी हैं। पर्टिकुलरली उन जो जो जिन्होंने कॉलोनियाँ बनाई हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर थे, जिन्होंने प्लाट बना के बेचे हैं, पैसा उनसे वसूल किया जाए। तो मुश्किल है उनको ढूंढना जिन्होंने कॉलोनीज बनाई है? कोई मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ आज सरकार दावा कर रही है कि हमने 2 लाख 4 लाख सरकार ज़मीन खाली करवा ली है, तो मेरे ख्याल में 150 बंदा आइडेंटिफाई करना सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है जी। सिद्दीक साहब, अब बात करेंगे हम तहसील बाहू की। तहसील बाहू में एसीबी के द्वारा एक बार छापा डाला जाता है, 50,000 लेते हुए जो है रंगे हाथ तहसीलदार साहब को पकड़ा जाता है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई जो है उसमें देखने को मिलती नहीं है। ऐसा क्या हो गया? एक तहसीलदार रंगे हाथ मतलब 50,000 रुपया ले रहा है और बाकी पूरी तहसील जो है वो साफ़ सुथरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सारे एक जैसे भी नहीं हैं, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तहसीलदार ही करप्टेड था, इसमें कुछ और लोग भी थे। पर्टिकुलरली इन इस जो हुआ, इस चीज़ के लिए मैं ऑलरेडी कंप्लेन कर चुका हूँ हायर अथॉरिटी को, कंसर्न एजेंसीज को मैंने इन्फॉर्म कर दिया जो फैक्ट थे। क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि तहसील बहू को कोई जानेगा, क्योंकि मेरे को कम से कम 53 ईयर हो गया मैं यहाँ पे रहते हुए। मैं बाई बर्थ यहाँ से हूँ, तो मेरे सामने ही ये सारा एरिया डेवलप हुआ। कौन सी जगह सरकार है, कौन क्या कर रहा है। बाकी ये है कि रेवेन्यू में करप्शन होने की वजह से जो करप्टेड लोग हैं वो मैक्सिमम इसी साइड बसे हुए हैं, इसीलिए तो सारे एक जो ध्यान है वो इसी तरफ जाता है। आज जब देखो, आप कोई भी ब्यूरो के ले लो, जो सब बड़े बड़े अफसर वहाँ पे हैं, देखा जाए तो उन लोगों की भी गलती है, क्योंकि आम आदमी को तो पता नहीं था कि ये सरकारी है या फॉरेस्ट है। जो फॉरेस्ट के एम्प्लॉई, जो पुलिस के अफसर, जो मिनिस्टर जो मकान है, उनको तो पता था ना। तो ये मिली बख्शी से हुआ है, आम आदमी उस पर पिस रहा है। गलती उन्होंने लोगों ने की है, आज भुगत रहे हैं ये आम लोग जो आज सड़कों पे हैं। तो इसमें जो सरकार को चाहिए, कोई ना कोई ऑर्डर निकालना चाहिए और रेगुलाइज कर देना चाहिए। जो है, जैसे गवर्नर साहब ने कहा है कि एलजी साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, 15 बोल मैं तो कहता हूँ 1 कनाल दे दो, लेकिन पैसा प्रॉपर्टी डीलरों से, उन प्रॉपर्टी डीलरों से जिन्होंने ये कॉलोनियाँ बनाई हैं, जिन लोगों ने इन लोगों को बसाया, उनसे वसूल किया जाए। तो मैं कहता हूँ हर कोई वेलकम करेगा इस स्टेप को। बाकी सरकार की अपनी मर्जी है। सिद्दीक साहब,
मतलब सरकार अगर चाहे आपसे सहयोग लेना, आप पूरी तरह से सरकार के साथ में हैं। बिल्कुल जी, जब 33 दिन अंदर रखा गया, मैं उस वक्त ही मैंने सरकार को यही कहा, मैंने कहा कि ये जो लोग जो इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, आम आदमी को, प्रॉपर्टी डीलर को, देखिए हर एक प्रॉपर्टी डीलर को भी आप लैंड ग्रैबर कहो, ये भी गलत है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। प्रॉपर्टी डीलर एक मीडिएटर होता है, वो डील करवाता है, इधर से डील करवा, इधर से डील, वो उसका सिर्फ एक कमीशन से होता है। बाकी लैंड ग्रैबिंग आप सारा उस पर डाल दो, ये एक गलत धारणा बनाई गई है जी, प्रॉपर्टी डीलर है, ये लैंड ग्रैबर है। तो ऐसा नहीं है। लैंड ग्रैबर जो है वो सबको पता है, आइडेंटिफाई किया। और जब हम कस्टडी में थे, मैंने सबको बताया, मैंने कि जो फैक्ट थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, जो हो सकते थे, मैंने नाम दिए, उन पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज वो लोग लिस्टें बना रहे हैं। तो जो आपने नाम दिए वही लोग दूसरों की लिस्टें बना रहे हैं। बिल्कुल। वो कैसे, मतलब वो डिपार्टमेंट में बैठे हुए नहीं, मिसगाइड कर रहे हैं ना। अच्छा, मैं तो कहता हूँ, देखिए ऐसा है कि एक तो रेवेन्यू में ये, यहाँ खासकर इस एरिया में ये और जगह भी होता होगा, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, तहसील बहू की, घूम फिर के लोग वही आते हैं कोई, तो फिर कैसे एंक्रोचमेंट रुकेगी। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके वहाँ पे घर हैं, तो आप क्या चाहते हो? बैठे हुए हैं, हाँ, डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और जो ये 58 साल वाला मसला बना था, उस टाइम भी मैंने बना कि कौन कौन जो किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस अफसर के नीचे है, कौन अफसर ऊपर है, और जो रिस्पॉन्सिबल है उनसे पूछा जाए कि ये रिकॉर्ड कहाँ गए। देखो, रिकॉर्ड चोरी करने का मेन मकसद ही यही था, ये लैंड ग्रैबिंग करना। लैंड ग्रैबिंग करने मैं नहीं गया वहाँ, मेरी आज भी आप जाकर देखें, सुंजमा बठिंडे मेरी कोई ज़मीन नहीं है। अगर मैंने कोई ली होगी तो ख़रीद के किसी से ली होगी, अदरवाइज़ मैंने कोई लैंड ग्रैबिंग करने मैं नहीं गया। जो हैं वो पता है सरकार को, ऐसे बड़े बड़े लोग उनके, क्योंकि उनके पहुंच भी बहुत ऊपर तक है, वो लोग भी पहुंचे तो हर एक, कुछ लोग तो ऐसे है बड़ा सुंजमा बठिंडी में, जो डीसी के ऑफिस में स्पेशल इन्वाइटी होते हैं। मैं ये देख के हैरान होता था उनको, जब वो लोग जाते थे, मैंने कहा ये लोग इतना इतना लैंड ग्रैबिंग करके डीसी के साथ बैठते, तो पटवारी की क्या हिम्मत होगी उसको हाथ डालने की। तो वहाँ देखना चाहिए कि आप किसको इन्वाइट कर रहे हो, उसकी कैपेसिटी क्या, उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो सब आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज सड़कों पे उतर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगे लेके जो हैं सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे सर से जो है छत ना छीनी जाए, क्या एक मैसेज रहेगा? और कुछ लोग उन लोगों का मिसयूज़ भी कर रहे हैं, जैसे हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, कुछ लोग उनका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका? देखिए, आम लोगों से मैं यही मैसेज दूंगा कि आप लोग किसी की मत सुने, एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, उनको टाइम दे। हो सकता है कुछ लोग, क्योंकि इसमें गलत भी हो रहा है, मैंने पहले भी कहा इसमें गलत भी हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार इतना गलत करेगी कि ये सारा एरिया साफ़ कर देगी। तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन यह है सरकार को भी चाहिए, एलजी साहब को इसमें कोई ऐसे आके, हाँ, जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला लेना। अगर सरकार, अपना एलजी साहब ने ये कहा है कि 10 से 15 मरले वाले को छिड़ाना जाएगा, ये पेपर में लाना चाहिए, ताकि जो तहसीलदार वगैरह जो बुलडोजर लेके जा रहे हैं, लोगों के घर गिरा रहे हैं या क्या है, तो वो भी उस पर भी लगाम लग जाए। ये टाइम है, टाइम पे एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज आप महीने के बाद करोगे तब तक तो तबाही हो जाएगी। तो उस चीज़ के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो लोग निकले हैं वो डर की वजह से निकले हैं जी, और डर ख़त्म करना चाहिए सरकार को, जल्द से जल्द स्टेप लेना चाहिए। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद सदीक पोसवाल साहब, आरटीआई एक्टिविस्ट। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया में। अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।